वेलकम बैक स्टूडेंट। हमने एक यूट्यूब पे इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें हम लक्ष्मीकांत सर की बुक का वर्ड बाय वर्ड, चैप्टर बाय चैप्टर, लाइन बाय लाइन कवर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपको कहीं और परेशान होने की ज़रूरत ना हो। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अनअकैडमी में प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ यूज़ माय रेफरल कोड फॉर 10% डिस्काउंट। हमने लास्ट क्लास में एक ओवरव्यू लिया था। लर्नर्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखिए। अगर आप इस वीडियो पर आ चुके हैं तो इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, बट इस वीडियो के ख़त्म हो जाने के बाद उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, आपकी एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाएगी। लास्ट क्लास में हमने जो देखा उसका छोटा सा एक रिकैप कराता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर ने हमारे लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया है और हमने देखा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दो हेड होते हैं, एक होता है नॉमिनल हेड और एक होता है रियल हेड। फिर हमने देखा था कि नॉमिनल हेड को हम हेड ऑफ स्टेट भी कहते हैं और रियल हेड को हम हेड ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। फिर हमने एक इसको समझने के लिए एक दादाजी और पिताजी वाला एग्जाम्पल लिया था। हमने देखा था कि हमने देखा था कि जैसे जैसे हमारे यहाँ कभी भी अगर शादी होती है तो होता क्या है, एक कार्ड प्रिंट कराना होता है और उस कार्ड में प्रिंट कराते टाइम यहाँ पे एक नाम होता है। जनरली हम क्या देखते हैं, यहाँ पे जो घर का मुखिया होता है यानी दादाजी, उनका नाम होता है, बट एक्चुअली में बैकग्राउंड पे शादी की पूरी तैयारियाँ कौन कर रहा होता है, शादी की पूरी तैयारी कर रहे होते हैं पिताजी। यानी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पूरी प्लानिंग किसकी होती है, यानी एक्चुअल में कौन काम कर रहा है, वो है पिताजी। यानी पिताजी रियल हेड है, दादाजी नॉमिनल हेड है। तो नॉमिनल हेड और रियल हेड का जो ये एग्जाम्पल हमने सेट किया था अपने इंडियन पॉलिटी पे, हमने देखा था कि सारे काम तो प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं, इसलिए प्रेसिडेंट तो दादाजी है यानी नॉमिनल हेड है। और नॉमिनल हेड को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं हेड ऑफ स्टेट। प्लीज़ यहाँ पे जो स्टेट का जो वर्ड है वो मत पे छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट के लिए नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का एक लार्ज मीनिंग होता है और यहाँ पे जब भी स्टेट बोलूँ तो पूरे नेशन के लिए मैं बात करता हूँ, पूरे नेशन के लिए यानी पूरे भारत देश के लिए स्टेट की बात करता हूँ। जब तक कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 और डीपीएसपी आर्टिकल 36 में ना आ जाऊँ तब तक स्टेट का मतलब आप यही रखिएगा, वहाँ पे स्टेट का अलग मीनिंग है। तो पीएम यानी प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है यानी दादाजी है और हेड ऑफ स्टेट है यानी घर का प्रमुख है। लेकिन पीएम के केस में हम देखते हैं कि एक रियल हेड होता है। क्या होता है, एक रियल हेड होता है, यानी इसको हम बोलते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यानी सरकार का प्रमुख होता है। हम बोलते हैं ना मोदी सरकार, ये सरकार, वो सरकार, तो ये हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है और प्रेसिडेंट क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है। उसके बाद हमने कुछ आर्टिकल्स याद किए थे, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, पीएम है। तो हमने इसके आर्टिकल को याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक देखा था। जैसे अगर हमें प्रेसिडेंट को याद करना है आर्टिकल, तो 5 6 7 2 3 4, आपको सिंपली क्या करना है, एक तरफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और पीएम लिख लेना है, ऊपर से फिर नीचे तक 5 6 7 2 6 3। तो हम देखेंगे आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट, आर्टिकल 60 वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 74 काउंसिल पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल 75। फिर हमने देखा था कि कौन कौन एग्जीक्यूटिव में आते हैं। फिर हमने देखा था पार्ट 5, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 कहाँ से है, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक हमारा पार्ट 5 है। और हमने देखा था कि पार्ट 5 के हेडिंग में द यूनियन लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे इस पार्ट 5 में यूनियन की एग्जीक्यूटिव, यूनियन की लेजिस्लेटिव और यूनियन की जुडिशरी बताई है। तो आज हम क्या करते हैं, आर्टिकल 52 से और आर्टिकल 151 को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, यानी ये किस में है, पार्ट 5 में है। तो सबसे पहले यूनियन की एग्जीक्यूटिव है, यानी संघ की कार्यपालिका, जिसमें कौन कौन आते हैं, जिसमें आता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल। तो एग्जीक्यूटिव के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक बताया है। उसके बाद हमने देखा कि लेजिस्लेटिव को आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 1 टू
3 तक बताया है। उसके हमने बात देखा है जुडिशरी के बारे में बताया है आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैग के बारे में बताया है आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक। एक एक एग्जीक्यूटिव के ऑर्गन पे एक डिटेल वीडियो आएगा, बट आज का हमारा टारगेट है प्रेसिडेंट। फिर हमने कल प्रेसिडेंट में ये देख लिया था कि पार्ट 5 आर्टिकल 52 से 78 यहाँ पे संघ की कार्यपालिका यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव बताया है। फिर हमने ये भी देख लिया कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ये सब आता है। फिर हमने देखा कि आपने हमेशा वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद इसके बारे में तो हमेशा सुना है, बट आपने जो कम सुना होगा वो है अटॉर्नी जनरल। फिर हमने देखा था कि जो अटॉर्नी जनरल होता है वो केंद्र सरकार का वकील होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एडवोकेट होता है। और इसके लिए जो आर्टिकल है वो मैंने बोला था कि अभी के लिए याद रखिए, पर इसके हम डिटेल वीडियो में देखेंगे। आर्टिकल 76 था अटॉर्नी जनरल के लिए वीडियो। उसके बाद हमने देखा था कि एक राज्य सरकार का भी वकील होता है एडवोकेट जनरल, और उसका आर्टिकल क्या होता है 165। मैंने बताया था कि आर्टिकल ऐसे कैसे याद रखें, तो आप अटॉर्नी जनरल का याद रख लिया आर्टिकल 76। जैसे ही आप इसमें 89 ऐड करते हैं तो आता है 165। 89 क्यों ऐड करते हैं उसका भी रीज़न है, पर उसको हम आगे देखेंगे। आज का हम जो टॉपिक है उसे हम स्टार्ट करते हैं। जब आपने सर की बुक का पहला पैराग्राफ चैप्टर प्रेसिडेंट का पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट जो पैराग्राफ है जो 4 लाइन की है उसमें आपको ज़रा सा भी डाउट नहीं होगा। दूसरे में थोड़ा डाउट होगा जहाँ पे लिखा है कि जो प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ स्टेट होता है, ये हमने देख लिया। यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट सिटीजन होता है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी किसी भी आर्टिकल में ये नहीं बताया कि जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो फर्स्ट सिटीजन है या नहीं, लेकिन हमने चूंकि ये प्रेसिडेंट देश का सबसे बड़ा ऑफिस है, सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिस है, इसलिए जब भी सेंसस होता है तो यानी जनगणना होती है तो हम जनगणना में सबसे पहले प्रेसिडेंट से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमारा जो नागरिकता की वो है वो जो रजिस्टर्ड है या फिर जनगणना है वो सिटीजन से प्रेसिडेंट से स्टार्ट होती है। इसलिए हम कहते हैं कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है प्रेसिडेंट। बट याद रखिए अगर एमसीक्यूज में आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताया कि फर्स्ट प्रेसिडेंट है, तो जी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन पे कहीं पे भी ये नहीं बताया कि जो अपना प्रेसिडेंट होता है वो फर्स्ट सिटीजन होता है, प्रथम नागरिक होता है। उसके बाद अगली लाइन में ऐसा कुछ लिखा है कि जो प्रेसिडेंट होता है, यहाँ पे मैं थोड़ा हिंदी में समझाऊंगा तो इसमें फील आता है, इंग्लिश के वर्ड में वो फील नहीं आता। एकता, यूनिटी, अखंडता, इंटीग्रिटी, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक है। कौन? राष्ट्रपति। एकता, अखंडता, सुदृढ़ता का प्रतीक है राष्ट्रपति। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक तरफ है श्रीलंका, और श्रीलंका के प्रेसिडेंट, और एक तरफ है यूएसए और यूएसए के जो बिडेन साहब। तो आप मुझे ये बताइए कि किसके प्रेसिडेंट की ज़्यादा वैल्यू है, किसके प्रेसिडेंट पे पूरे वर्ल्ड की निगाहें होती हैं, किसकी। अब हमने जैसे एग्जांपल है बिडेन साहब ट्रम्प के बाद आए, तो पूरी दुनिया की ये इस बात को जानने पे होड़ लगी है कि प्रेसिडेंट साहब की जो विचारधारा है वो क्या है, क्योंकि उनकी विचारधारा ही अल्टीमेटली उनकी पॉलिसी डिटरमाइन करेगी। यानी हम श्रीलंका का प्रेसिडेंट पे उतना ध्यान नहीं दे रहे, हम यूएसए प्रेसिडेंट पे उतना ध्यान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूएसए का जो प्रेसिडेंट है उसको माना जाता है कि ये सबसे पावरफुल पर्सन है वर्ल्ड का। वो क्यों? क्योंकि यूएसए एक मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है। यूएसए बहुत ज़्यादा विकसित राष्ट्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है। यानी जो संयुक्त राष्ट्र है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत ज़्यादा सुदृढ़ है, बहुत ज़्यादा उसमें कोई जो बाहरी प्रॉब्लम होती है, आतंकवाद जैसे हमारे इंडिया पे देखो, पाकिस्तान पे देखो, इन सब चीज़ों से वो परे है, इन सब चीज़ों से उठकर है। यानी प्रेसिडेंट की वैल्यू किस बात पे डिपेंड करती है कि उस देश की वैल्यू क्या है। यानी वो देश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई देश बहुत ज़्यादा डेवलप है तो उसका सिंबल है उसका राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति देश डेवलप है तो राष्ट्रपति उसका सिंबल है कि उसकी पूरी वर्ल्ड वाइड इंपॉर्टेंस है। तो वही सर की बुक में अगला पॉइंट लिखा है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो
देश की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का सिंबल होता है। गेटिंग माई पॉइंट? सो इस एग्जाम्पल को आप अच्छे से दिमाग में बैठाइए कि यूएसए स्ट्रांग है, इसलिए यूएसए का प्रेसिडेंट इम्पॉर्टेंट है। यानी यूएसए का सिंबल है, यूएसए की प्रॉस्पेरिटी, वैसे यूएसए की इम्पोर्टेंस का सिंबल है उसका प्रेसिडेंट। वैसे ही किसी भी कंट्री का प्रेसिडेंट उस देश के बारे में बताता है कि वो देश कितना मजबूत है। अगला जो पॉइंट है सर की बुक का, राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। उसको स्टार्ट करने से पहले एक मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये देखिए स्क्रीन के सामने आपका क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ। कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ एक बार उसके टाइप ऑफ क्वेश्चन से गो थ्रू हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, मॉक क्वेश्चन देखें, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर में कहाँ तक डीप जाना है और किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो शायद आपसे अभी सॉल्व ना हो, पर जैसे हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लायक हो जाएंगे। ये क्वेश्चन मैं लास्ट में फिर आपको दिखाऊंगा, बट अभी के लिए आप एक क्वेश्चन पढ़िए और एक दिमाग में बैठाइए कि हाँ ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज विच डज नॉट इंक्लूड। अगर आप चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन में हिंदी भी ऐड करना चालू कर दूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, पर अभी मैं हिंदी में बोले देता हूं कि प्रेसिडेंट के जो निर्वाचन मंडल है उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहला ऑप्शन है द इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबली यानी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और अगला पॉइंट आता है द इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। तो इस वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को कोशिश करिए समझने की, बाकी हम जब इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे तो आप क्लियरली इस बात को समझ पाएंगे। बट अभी के लिए मैं बता दूं, जी हाँ, कि जो इलेक्टेड मेंबर होता है, जो इलेक्टेड मेंबर होता है राज्यसभा का, हाँ वो पार्टिसिपेट करता है। लोकसभा का भी इलेक्टेड पार्टिसिपेट करता है। स्टेट असेंबली का भी इलेक्टेड पार्टिसिपेट करता है। लेकिन स्टेट काउंसिल यानी जिसको हम बोलते हैं विधान परिषद है ना, कुछ स्टेट्स में, महाराष्ट्र में है, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब हमें पता चल गया कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो हमारे पढ़ने का जब नज़रिया होगा तो इसी क्वेश्चन की डायरेक्शन में जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में फिर चलाऊंगा। उसके पहले हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देश का सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जिसके बिहाफ पे आज हम यहाँ हैं। हमारे योद्धाओं ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है कि आज इतने सालों के बाद भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें उतना ही राइट देता है जितना कि पहले देता था। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। हम देखते हैं नेपाल, पाकिस्तान दो बार, तीन चार बार इनका कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर की ये दूरदर्शिता का रिजल्ट है। इतने विजनरी थे कि उन्होंने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को दिया जिसके बेसिक स्ट्रक्चर को हमें कभी अमेंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर को हम अमेंड भी नहीं कर सकते केशवानंद भारती के डिसीजन के बाद, वर्डिक्ट के बाद, बट उसके पहले तो कर सकते थे। लेकिन फिर भी हमने देखा कि कभी भी हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे कि श्रीलंका में हाल ही में 20वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चल रहा है और उसमें प्रेसिडेंट को पावरफुल बनाए या कम करने की कोशिश की जा रही। तो एक हम इसके दर्शन करते हैं जिसके बिहाफ में आज हम ये वीडियो पढ़ रहे हैं। अगर ये ना होता तो शायद आज हम अभी भी किसी ब्रिटिशर्स के बाथरूम को साफ कर रहे होते। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें जिन योद्धाओं ने ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया तो उनको सत सत नमन। और इसका जो पार्ट 5 है, हमने देखा ना कि पार्ट 5 में द यूनियन है, और यूनियन में आर्टिकल 52 देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर मैंने बताया था कि शैल और मे में क्या अंतर होता है जब भी डायरेक्ट में आए। तो उसी का आर्टिकल 54 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खूबसूरत आर्टिकल, ये आप हिंदी पे भी देख सकते हैं, अनुच्छेद 54। तो आर्टिकल 54 क्वेश्चन पूछेगा कि वो कौन सा आर्टिकल है जो हमें रिपब्लिक बनाता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो बहुत सारे ढेर हो जाएंगे, बट आप याद रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 54 है जो हमें रिपब्लिक होने का सबूत देता है, जो हमें गणतंत्र बनाता है। क्यों? क्योंकि गणतंत्र का मतलब क्या होता है, जब हेड ऑफ स्टेट इलेक्ट हो
यानी राज्य का मुखिया निर्वाचित हो। हमारा राज्य का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। और वो आर्टिकल जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताता है, वही आर्टिकल इनडायरेक्टली हमारे रिपब्लिक होने का भी सबूत है। तो आर्टिकल 54 देखिए क्या लिखा है, द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाई मेंबर ऑफ इलेक्टोरल विच कंसिस्टिंग ऑफ, है ना। तो यहाँ पे देखिए हिंदी में, राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, याद रखिए ये इलेक्टेड वर्ड जो है ना, ये जो इलेक्टेड वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो निर्वाचित वर्ड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर यहीं पे क्वेश्चन खेल जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, है ना। हम आर्टिकल 79 में देखते हैं कि संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। लेकिन 2 हाउस कौन है? प्रेसिडेंट और लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा इलेक्टेड मेंबर, है ना, ओनली इलेक्टेड मेंबर। और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा तो समझते हैं ना आप, जैसे मध्य प्रदेश की विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा, विधान परिषद नहीं पे बोला, कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहीं पे भी विधान परिषद नहीं बोला, यानी विधान परिषद तो टोटली, विधान परिषद को टोटली अलग रखा गया है राष्ट्रपति के चुनाव से, राष्ट्रपति के इलेक्शन से। यानी जो पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेस हैं, लोकसभा, राज्यसभा, उसके इलेक्टेड मेंबर, प्लीज मेरे साथ 3 बार बुझे, उसके इलेक्टेड मेंबर, उसके इलेक्टेड मेंबर, उसके इलेक्टेड मेंबर, यानी इलेक्टेड मेंबर्स को ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ किया गया है। नॉमिनेटेड मेंबर को नहीं, मनोनीत सदस्यों को नहीं, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। यही केस है राज्यों की विधानसभा में, विधानसभा की केवल निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते। तो ये आप थोड़ा सा इसे मोटा मोटा समझ लीजिए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो राज्य वर्ड लिखा है ना, तो यहाँ पे क्लेरिफाई भी किया है कि जो राज्य के अंतर्गत दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा भी आएंगे। हम जानते हैं ना कि जो दिल्ली है और जो पुडुचेरी है, ऐसे 5-6 और हैं, 8 है ना हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरी। तो ये राज्य नहीं है, फुल फ्लेजेड स्टेट नहीं है, ये क्या है? ये यूनियन टेरिटरी है, हिंदी में केंद्र शासित प्रदेश है। टेक्निकली इसको केंद्र शासित प्रदेश नहीं बोलते, हम संघ राज्य क्षेत्र बोलते हैं। तो संघ राज्य क्षेत्र हैं दिल्ली और पुडुचेरी। दोनों में एक ये सिमिलरिटी होने के साथ कि ये यूटी है, एक और सिमिलरिटी कि दोनों में ही क्या है, दोनों में ही दिल्ली और पांडिचेरी, जिसका नाम फिर पुडुचेरी करा गया, तो दिल्ली और पुडुचेरी दोनों ही क्या है, दोनों में ही एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, दोनों में ही एक विधानसभा है, दोनों की अपनी एग्जीक्यूटिव है। जैसे दिल्ली में है ना अरविंद केजरीवाल, वहाँ के सीएम है, तो पांडिचेरी और दिल्ली दोनों की अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो दिल्ली और पांडिचेरी, पुदुचेरी के जो विधानसभा है, उसके निर्वाचित विधायक भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देंगे। बट व्हाट अबाउट JNK? देखिए जो दिल्ली है और पुडुचेरी, इनमें भी विधानसभा है। आज की डेट में एक और ऐसा यूटी है जिसके पास अपनी विधानसभा है, वो है जम्मू एंड कश्मीर। 2019 के बाद किया गया ना, एक स्टेट को JNK और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी में बांटा गया। फिर उसमें रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में बताया गया था कि लद्दाख बिना असेंबली वाली यूटी होगी, जबकि JNK असेंबली वाली यूटी होगी, यानी यहाँ पे विधायक होंगे, यहाँ का मुख्यमंत्री भी होगा। सो ये 3 स्टेट हैं जिनके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, एक है दिल्ली, एक है पुडुचेरी एंड JNK। दिल्ली एंड पुडुचेरी को 17वां संविधान संशोधन अधिनियम में, यानी 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, दिल्ली और पुडुचेरी को प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अलाउ किया गया, क्लियरली मेंशन है। बट व्हाट अबाउट JNK? देखिए अभी तक JNK के बारे में कुछ नहीं गवर्नमेंट ने बोला है। अगर जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मैं रखता हूँ कि जैसे दिल्ली और पुडुचेरी के लिए 17वां संविधान संशोधन ला के राज्य के डेफिनेशन में लाया, वैसे ही JNK के लिए भी कोई अमेंडमेंट ला के उसको भी शामिल किया जाएगा। बट जब तक हमारे एक्ट में या कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन JNK नहीं होता, तब तक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम JNK को यूज़ में नहीं लेंगे।
है ना। तो अभी मैं काफ़ी स्पीड में आपको एक ओवरव्यू दे दिया हूँ। देखिए मैंने आपको अभी तक कुछ भी नहीं समझाया है, मैंने तो बस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे लिखा है मैंने बस उसको आपको सुनाया है। अब मैं आपको समझाता हूँ, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं आया तो अब आता है हमारे समझाने की बात। देखिए होता क्या है कि हमारे यहाँ इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। हमने देखा ना वीडियो के स्टार्ट में कि डेमोक्रेसी क्या होती है। तो डेमोक्रेसी टू टाइप की होती है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक एग्जांपल है स्विट्जरलैंड। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कोई कंट्री है या नहीं है, उसके लिए दो तीन पैरामीटर होते हैं। अगर वो पैरामीटर कोई कंट्री फॉलो कर रही है तो वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, अगर फॉलो नहीं कर रही है तो वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अब हम देखते हैं कि वो पैरामीटर होते क्या है जिसके बेसिस पे ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिटरमाइन होता है। एक है रेफरेंडम, जनमत संग्रह, इनिशिएटिव, पहल, रिकॉल, वापस बुलाना, ऐसे कुछ और पैरामीटर। अब रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल क्या है इसमें हमें नहीं डिटेल में जाना। जब अपन प्रियम्बल की डेमोक्रेसी में टॉपिक में आएंगे तो हम देखेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है। बट इंडिया के केस में मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। अभी बिहार में इलेक्शन हुए, तो बिहार के जब इलेक्शन हुए तो कई जगह हमें न्यूज़ में सुनने की आई कि ये नेताजी तो 5 साल बाद ही आ रहे हैं, इनका 5 साल तक पता नहीं चला। ये वोट लेने आए हैं, जीतेंगे तो दोबारा अगला वोट लेने ही आएंगे, बीच में इनका पता नहीं चलता। ऐसा क्यों होता है? देखिए स्टूडेंट, हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है ये ऐसा इसलिए होता है, और हमारे जैसे बड़े कंट्री के लिए ये ठीक भी है। बट स्विट्जरलैंड जैसे छोटे कंट्री में क्या है कि वहाँ पे अगर उन्होंने किसी एमपी को चुना, अगर वो जाके ठीक से आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है असेंबली में, आपका काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो उसे क्या करते हैं, हम इसे रिकॉल कर लेते हैं। चलो भाई तुम्हें इलेक्ट किया था, गलती हो गई, अब हम तुम्हें रिकॉल करते हैं, अब हमारे एरिया से आप एमपी नहीं हो। तो ऐसा सिस्टम तो इंडिया में नहीं है ना, ये तो हमें पता है, 5 साल बाद ही दर्शन होते हैं नेताजी के। तो हमारा जो कंट्री है वो क्या है, हमारी कंट्री इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। दूसरा तरीका इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को समझने के लिए कि हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है, हमारा जो हेड ऑफ, एक्चुअली में ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है, बट बस समझना है हमें, इसलिए कभी कभी समझने के लिए कुछ गलत चीज़ें भी दिमाग में बैठानी होती है। आप सच सही चीज़ों से उतनी अच्छी क्लैरिटी नहीं ला पाते हैं जिससे गलत चीज़ों से आप लाते हैं। हमेशा नहीं होता, पर कुछ चीज़ें कभी कभी गलत बैठानी होती हैं। क्यों? क्योंकि हमें किसी को पढ़ाना नहीं है, हमें तो बस क्वेश्चन सॉल्व करना है। और ये जो मैं थोड़ा सा गलत कॉन्सेप्ट, हालांकि टोटली गलत नहीं है, बट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो बेसिस तो वही है जो मैंने बताया। अगर रिकॉल कोई कंट्री में है ऑप्शन, इनिशिएटिव, रेफरेंडम, ये सब का ऑप्शन है तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। बट एक थोड़ा सा जो जनरल लोग जानते हैं वो ये है कि अगर कोई कंट्री हेड ऑफ स्टेट को डायरेक्ट चुनती है तो वो हो सकता है मे बी कि वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो। लेकिन हमारे केस में क्या होता है, कभी आपने सुना है कि आज मैं राष्ट्रपति को वोट दे रहा हूँ? कभी सुना है कि आपने रामनाथ कोविंद को वोट दिया था कि मीरा कुमार को दिया था? नहीं, हम ऐसा नहीं बोलते। हम ऐसा जरूर बोलते हैं कि हमने अपने एरिया का जो सांसद है हमने इसको वोट दिया था। इंदौर से शंकर लालवानी जी है तो हमने इसको वोट दिया था, जीतू पटवारी को वोट दिया था, शिवराज सिंह चौहान को वोट दिया था। हाँ, हम ऐसा बोलते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं बोलते कि हम रामनाथ कोविंद जी को वोट दिया, हमने मीरा कुमार को वोट दिया, किसको वोट दिया, कौन जीतेगा, हम इसकी बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम इनको डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करते, हम इनकी इलेक्शन में वोट नहीं देते। तो कौन देता है? हमारे रिप्रेजेंटेटिव वोट देते हैं। हमारे रिप्रेजेंटेटिव कौन है? हमने किसको चुना है? तो हम अपने एरिया से एक विधायक चुनते हैं ना, हम अपने एरिया से एक विधायक, एमएलए, विधायक, चच्चा हमारे विधायक हैं तो एमएलए को हम चुनते हैं, हम एक सांसद को चुनते हैं। ठीक है, सांसद को यानी एमपी को चुनते हैं। यही तो हमारे क्या है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। अगर हम रिपब्लिक है मतलब हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है हम चुनते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अगर हम इतने बड़े पॉपुलेशन को
के साथ इतना बड़ा इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, तो सोचिए, एक तो हम वैसे भी अंडर डेवलपिंग कंट्री हैं, और अगर प्रेसिडेंट जैसे एक बड़े ऑफिस पे पूरा देश इलेक्शन करेगा, तो सोचिए कितने पैसा खर्च होगा, कितना टाइम खर्च होगा। और दूसरी बात, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय व्यवस्था है, और संसदीय व्यवस्था में व्यवस्था ही इस चीज़ की है कि यहाँ पे दो हेड होते हैं, एक नॉमिनल हेड होता है और एक रियल हेड होता है। नॉमिनल हेड दादाजी यानी प्रेसिडेंट, और रियल हेड प्राइम मिनिस्टर यानी पिताजी। तो असली पावर कौन परफॉर्म करता है, असली काम कौन करता है? पीएम। सपोज करिए अगर पीएम के साथ साथ हम प्रेसिडेंट का भी डायरेक्ट इलेक्शन करें, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता, विवाद हो जाता कि जनता ने मुझे चुना है, तो प्रेसिडेंट बोलेगा जनता ने तो मुझे भी तो चुना है। तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता और हमारा जो स्टेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती, दोनों ही लड़ने लगते, नहीं नहीं मैं असली हेड हूँ, वो बोलता नहीं मैं असली हेड हूँ, दोनों को ही जनता ने चुना है। इसलिए देखिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर थे, हमारे जो मेकर्स थे, वो देखिए कितने विजनरी थे। उन्होंने पहली से ही ऐसी व्यवस्था की है कि राजनीतिक अस्थिरता ना आए, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ना आए, स्टेबल रहे। देखते हैं ना कि हमने पाकिस्तान में क्या हो रहा है, दो दो तीन तीन बार कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा है, नेपाल में कई बार, अफगानिस्तान में कई बार, ये बहुत अनस्टेबल कंट्री है। लेकिन हमारे देखिए 1950 के बाद आज कितने साल हो गए, अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े बदलाव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही इन फ्यूचर पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर इतने विजनरी थे। तो अगर हम रिपब्लिक हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है, दादाजी यानी प्रेसिडेंट है, उसको हम इलेक्ट करें। लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है इतने डेंस पॉपुलेटेड कंट्री में, इतनी हाईली पॉपुलेटेड कंट्री में। तो हमने ये व्यवस्था की कि देखो भाई, हम कुछ लोगों को चुनते हैं, वो हमारे बदले में वोट देंगे। हम कुछ लोगों को चुनते हैं, वो हमारे बदले में वोट देंगे। हाँ, यानी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आगे जाके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे इलेक्टेड पे इतना इम्फेसिस क्यों कर रहा हूँ, इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि यही है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं शब्द से। यानी देखिए हम किसको चुनते हैं, हम विधायक को चुनते हैं ना, तो हमारे द्वारा चुना गया विधायक हमारे लिए वोट देगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। हमारे द्वारा चुना गया सांसद, देखिए चुना गया, इलेक्टेड, हमारे द्वारा इलेक्टेड चुना गया जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है, वो वोट देगा। यानी यहाँ पे नॉमिनेटेड वाले वोट नहीं देंगे, क्योंकि नॉमिनेटेड जो होते हैं, मनोनीत जो होते हैं, वो हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं करते। जैसे राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। क्या वो हमें रिप्रेजेंट करता है? नहीं। क्या हमने उसको चुना? नहीं। तो क्या वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देगा? नहीं, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि निर्वाचित विधायक और निर्वाचित सांसद ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे वोट देते हैं, है ना। तो अगर आप बस इतना कॉन्सेप्ट बना लें कि चूंकि हम रिपब्लिक हैं, इसलिए हमारा हेड ऑफ स्टेट इलेक्ट होगा, लेकिन हमारे यहाँ इतनी पॉपुलेटेड कंट्री है हम कि इतना हम ज़्यादा समय पैसे नहीं खर्च कर सकते। तो हमने एक व्यवस्था की कि हम जिसको चुनते हैं वो आगे जाके प्रेसिडेंट को चुने। यानी हम किसको चुनते हैं? विधायक, यानी चुना विधायक ही वोट देगा, मनोनीत विधायक वोट नहीं देगा, नॉमिनेटेड एमएलए वोट नहीं देगा। सांसद, एमपी को हम चुनते हैं, तो जो चुना गया विधायक है जिसको हम चुनते हैं वो वोट देगा। जैसे राज्यसभा के 12 नॉमिनेट होते हैं, उनको हमने नहीं चुना, तो वो हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो वो वोट भी नहीं देगा। फिर हम देखते हैं कुछ स्टेट में विधान परिषद होती है। जैसे उद्धव ठाकरे जी किसके मेंबर हैं? उद्धव ठाकरे जी मेंबर हैं विधान परिषद के, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के नहीं है। असेंबली में तो जो विधायक होते हैं हमने चुना है, और जो लेजिस्लेटिव होते हैं, काउंसिल के जो विधायक होते हैं, उनको हमने नहीं चुना। हालांकि इनडायरेक्ट हम ही है करते हैं, पर डायरेक्टली हमने नहीं चुना। उनके चुनाव का प्रोसीजर कुछ अलग है, है ना, उस पर हम नहीं जाते हैं। तो विधान परिषद, यानी जब भी इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का, तो क्या उद्धव ठाकरे जी वोट देंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? नहीं। क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे जी को जनता ने नहीं चुना। उद्धव ठाकरे जी को जनता ने नहीं चुना, क्योंकि जनता तो विधानसभा के विधायकों को चुनती है, ना कि विधान परिषद के विधायकों को। तो जनता जिस विधायक को चुनती है वही लेगा, जिस विधायक को नहीं चुनती वो नहीं लेगा। यानी विधान परिषद के विधायकों को जनता नहीं चुनती, यानी विधान परिषद के विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे।
जनता विधानसभा के विधायकों को चुनती है तो वो वोट करेंगे, जनता दिल्ली के विधायक को चुनती है तो वो वोट करेंगे, जनता पुदुचेरी के विधायक को वोट करते हैं तो वो चुनेंगे, जनता राज्यसभा के कुछ विधायकों को चुनती है तो वो वोट करेंगे, जनता लोकसभा के विधायकों को चुनती है वो वोट करेंगे। हालांकि राज्यसभा को इनडायरेक्ट जनता चुनती है, बट चुनती तो है। लेकिन राज्यसभा में जो 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के, वो तो हमने उनको इलेक्ट नहीं किया, यानी वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट भी नहीं देंगे। दूसरा रीज़न है कि नॉमिनेटेड मेंबर को प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना कराने का एक दूसरा भी रीज़न है, और उस रीज़न पे हम आते हैं। सपोज करिए कि मेरा नाम ऋषभ, और मुझे रामनाथ कोविंद जी ने क्या किया है, मुझे राज्यसभा में एक सांसद के बतौर मनोनीत कर दिया। हम जानते हैं ना, आर्टिकल 80 बताता है हमें कि जो लिटरेचर, साहित्य, आर्ट, कला, सोशल वर्क, समाज सेवा, साइंस, विज्ञान, इन 4 फील्ड से होता है, प्रेसिडेंट उनको इलेक्ट करते हैं। तो सपोज करिए मैं बहुत बड़ा समाज सेवी हूँ, मैंने समाज की सेवा में बहुत अच्छे अच्छे वर्क किए हैं, तो प्रेसिडेंट ने मुझे क्या किया, मुझे सोशल वर्क कैटेगरी से मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना। मुझे किसने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, यानी रामनाथ कोविंद ने, यानी मुझे रामनाथ कोविंद महोदय ने मुझे एमपी मनोनीत किया, नॉमिनेट किया। आपने मुझे चुन के राज्यसभा नहीं भेजा, मुझे तो रामनाथ कोविंद जी ने राज्यसभा भेजा। अब सपोज कीजिए कोविंद साहब का टेन्योर 5 साल के लिए ख़त्म होता है, री इलेक्शन का टाइम आ गया। इंडिया में ऐसा बाउंडेशन तो नहीं है कि इंडिया में प्रेसिडेंट 5 साल के लिए ही नॉमिनेट होता है, मतलब बन सकता है, नहीं। यूएसए में तो 2 टर्म है, 2 टर्म के बाद नहीं बन सकता, लेकिन इंडिया में इनफिनाइट टर्म तक आप बन सकते हैं, जब तक आप चाहें तब तक आप बन सकते हैं। तो सपोज कीजिए रामनाथ जी के 5 साल पूरे हो गए और वो री इलेक्ट होना चाहते हैं, और मैं इनको वोट दे सकता हूँ। तो रामनाथ कोविंद जी और मेरे में एक डील हो जाएगी। रामनाथ कोविंद बोलेंगे कि देखो ऋषभ, तुम मुझे फिर से वोट दो और मैं तुम्हें फिर से राज्यसभा का एमपी बनाऊंगा। तो देखिए ये होता है मनोनीत का। देखिए एक वो हो गया ना, अपने भी सौदाबाजी हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेमर थे कितने विजनरी थे कि सौदेबाजी को ख़त्म करने के लिए ये प्रोविज़न डाला कि जो मैं हूँ, यानी मैं मनोनीत सांसद हूँ राज्यसभा में, तो मैं वोट ही नहीं दूंगा। यानी मनोनीत सांसद के वोट ना देने के ये कारण है कि वो जनता का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं करता, और दूसरा इस सौदेबाजी को ख़त्म करने के लिए ये प्रोविज़न दिया गया कि हम वोट नहीं दे सकते, यानी मनोनीत मेंबर वोट नहीं दे सकते। तो अब हम एक्चुअली में एक काम करते हैं, एक काउंट करते हैं कि हमारे यहाँ कितने नॉमिनेटेड मेंबर हैं, कितने इलेक्टेड मेंबर हैं। तो पार्लियामेंट में हम जानते हैं कि आर्टिकल 80 राज्यसभा के बारे में बोलता है कि राज्यसभा में मैक्सिमम 250 होते हैं, बट आजकल जो हमारा टोटल स्ट्रेंथ है वो कितना है, 245 का है। यानी हो तो मैक्सिमम 250 हो सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट में कितने हैं, 245 है। और इस 245 में 12 नॉमिनेटेड हैं। तो ये तो नॉमिनेटेड जो होंगे ये हमें असल में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, हमने इनको इलेक्ट नहीं किया है, तो इसलिए ये 12 नहीं वोट देंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो 245 में जब हम 12 को माइनस करते हैं तो क्या वैल्यू आती है, हमारे पास आती है 233। यानी ये 233 हैं वो हमारे द्वारा इलेक्ट हैं, हालांकि इनडायरेक्ट इलेक्ट हैं, बट इलेक्ट तो हैं, नॉमिनेट तो एटलीस्ट नहीं है। तो ये राज्यसभा से इतने वोट करेंगे। लोकसभा के केस में हम देखते हैं, देखिए अभी हाल ही में 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है पार्लियामेंट से, और इसमें ये बोला गया है, अभी तक हम क्या पढ़ते थे कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है और 2 सदस्यों को, 2 एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, वही जिनकी मदर या फादर कोई भी, या जिनके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर कोई भी अंग्रेज रहा हो या यूरोपियन मूल का रहा हो, यूरोपियन ओरिजिन का रहा हो, उसे एंग्लो इंडियन बोलते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि ऐसा बोला जाता था कि 12 मेंबर को प्रेसिडेंट राज्यसभा में नॉमिनेट करता था, LSAS लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल वर्क की कैटेगरी से, और 2 एंग्लो इंडियन
को लोकसभा में करता था। लेकिन 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये प्रोविज़न ही ख़त्म कर दिया गया, यानी अब कोई भी एंग्लो इंडियन को प्रेसिडेंट मनोनीत नहीं करेगा, नॉमिनेट नहीं करेगा। ऐसा ही क्या होता था कि गवर्नर भी जो विधानसभा होते थे वहाँ पे एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करता था, लेकिन अब ये भी ख़त्म कर दिया गया। यानी टेक्निकली बोलूँ अगर, तो आप अब से 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद से अब कोई भी मनोनीत वाला सिस्टम नहीं बचा है। कहाँ पे? लोकसभा में। पहले होता था ना, 2 मनोनीत करते थे, 2 के अलावा बाकी इलेक्टेड हुआ करते थे, लेकिन अब 2 को भी ख़त्म कर दिया। यानी अब प्रेसिडेंट किसी को भी लोकसभा में नॉमिनेट नहीं करेगा। यानी लोकसभा के अब सारे मेंबर ही क्या बन चुके हैं? सारे मेंबर ही इलेक्टेड हैं, मनोनीत नहीं है। ऐसे विधानसभा में गवर्नर क्या करता था? एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत, अब वो भी खत्म कर दिया। यानी अब टेक्निकली बोलूँ तो लोकसभा के सारे मेंबर ही इलेक्ट हैं और विधानसभा के सारे मेंबर ही इलेक्ट है। वहाँ पे कोई मनोनीत वाला खेल नहीं है। यानी अब राज्यसभा में 12 मेंबर को हटा दें जो LSAS से होते हैं, लिटरेचर साइंस आर्ट एंड सोशल वर्क से मनोनीत होते हैं, उनको हटा दें तो बच्चे कितने? 233, वो बार पार्टिसिपेट करेंगे। 545 हुआ करते थे, लेकिन अब नेक्स्ट से 545 में से जो 2 हुआ करते थे अब वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मतलब अब उनको मनोनीत नहीं किया जाएगा। यानी अब लोकसभा के जितने भी मेंबर होंगे वो सारे के सारे ही क्या होंगे? वो इलेक्ट होंगे। यानी सारे लोकसभा के मेंबर वोट देंगे। राज्यसभा में 12 मेंबर को हटा दें तो बच्चे जितने हैं वो वोट देंगे। विधानसभा में अब कोई भी मनोनीत सदस्य नहीं है 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद, तो विधानसभा के सारे सदस्य वो वोट देंगे। चूँकि दिल्ली में भी हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, तो दिल्ली के वोट देंगे। दिल्ली के सांसद और दिल्ली के विधायक प्रेसिडेंट के इलेक्शन वोट देंगे। पुदुचेरी के भी विधायक को चुना जाता है, विधायक सांसदों को चुना जाता है, तो वो भी वोट देंगे। हालांकि JNK के पास अभी हमारे पास क्लियर कट इन्फो नहीं है, जैसे ही कोई अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। यानी एक वर्ड अगर हम देखें कौन पार्टिसिपेट करता है और कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो उससे हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यानी लोकसभा के सारे मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि ये सारे के सारे मेंबर ही इलेक्टेड हैं 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद। राज्यसभा में प्रेसिडेंट 12 मेंबर को नॉमिनेट करता है। अगर इन 12 मेंबर को हम हटा दें तो बचे 233, वो सारे के सारे ही प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट देंगे। इस राज्यों की जो विधानसभा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा है, वहाँ पे भी 104 के बाद एंग्लो इंडियन की नॉमिनेशन वाली खेल ख़त्म कर दिया गया। यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी हैं वो वोट देंगे। व्हाट अबाउट स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल? देखो, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के विधायकों को हम नहीं चुनते हैं, उनके चुनाव का प्रोसीजर अलग होता है, इसलिए हमारे असल के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं। इसलिए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम बोलते हैं MLC, यानी विधान परिषद के विधायक, वो वोट नहीं देंगे, भले वो इलेक्ट हो या नॉमिनेट हो, पूरे के पूरे ही वोट नहीं देंगे। यानी उद्धव ठाकरे जी जो MLA नहीं है, MLC हैं, वो इन फ्यूचर अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो उसके इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट नहीं होंगे, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे वोट नहीं देंगे। यानी MLC जो हैं वो वोट नहीं देंगे। और जितने भी नॉमिनेटेड MP या MLA, हालांकि MLA का काम ख़त्म है 104, लेकिन ये जो 12 है ना राज्यसभा के अभी भी, ये वोट नहीं देंगे। यानी ये वोट देंगे और ये वोट नहीं देंगे। यानी आज का ये समरी है। अगर आप इसको याद कर लें कि कौन वोट देता है कौन वोट नहीं देता, तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको फिर से उसी क्वेश्चन पे ले चलता हूँ जिसे हमने शुरू पे देखा था। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, पहली बार आदमी किसी चीज़ को पढ़ता है तो पहली बार में उतनी क्लियरिटी नहीं होती। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें, बुक पढ़ें, थोड़ा सा हाथ पैर चलाएं। मैं कितना भी बेहतर समझा लूँ, अगर आप खुद के हाथ पैर नहीं चलाएंगे तो हो सकता है आज आपको समझ में आ गया है, कल आप भूल जाएंगे। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपका वीडियो 101% आपका क्लियर करूँगा डाउट। तो चलिए हम क्वेश्चन में फिर से चलते हैं जहाँ पे हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था
कि कहाँ गया वो क्वेश्चन, हाँ ये है। तो देखिए अब आप क्वेश्चन पढ़िए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। देखिए जो लोग वोट दे रहे हैं उन्हीं को अगर मिला दें तो उनका जो मंडल बनता है उसी को हम निर्वाचक मंडल बोलते हैं, यानी जो ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट दे रहे हैं उनको ग्रुप को बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। विच डज नॉट इंक्लूड, यानी इनमें से कौन राष्ट्रपति को के इलेक्शन में वोट नहीं देता है। तो पहला है इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। देखिए इलेक्टेड आ गया ना, यानी ये असल के रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे, तो ये वोट देंगे। यानी 245 में 12 जो नॉमिनेटेड हैं उनको हटा दें तो जो बचे वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे ही इलेक्टेड मेंबर हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा तो बिल्कुल करेंगे क्योंकि इनको तो हम वोट देते हैं ना, ये तो डायरेक्ट इलेक्ट होके जाते हैं, ये तो असल के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो बिल्कुल देंगे। इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली तो बिल्कुल देंगे, विधानसभा के जो विधायक होते हैं वो तो वोट देंगे ही ना क्योंकि वो तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। अगली कहानी, हालांकि आप ऐसे समझ में होंगे 3 सही है तो 4 गलत ही होगा। 4 में है काउंसिल यानी विधान परिषद। तो हमने देखा विधान परिषद को हम नहीं चुनते, विधान परिषद के विधायकों के एमएलसी, वो उद्धव ठाकरे वाला एग्जाम्पल कि उद्धव ठाकरे एमएलए नहीं है, वो एमएलसी हैं, उनको महाराष्ट्र के जनता ने नहीं चुना है ना। तो वो जब भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा तो उद्धव ठाकरे जी वोट नहीं देंगे। तो काउंसिल जो होती है पूरी की पूरी काउंसिल वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं देती। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर या वीडियो पे हम देखेंगे कि इनकी वोट वैल्यू कैसे काउंट किया जाता है, ठीक है। फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट कि प्रेसिडेंट की इलेक्शन का मेथड क्या है, फिर तो हम पढ़ते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणी मत के आधार पर आनुपातिक प्रणाली, ये क्या होता है, ये क्या अजीब सा नाम है। तो बहुत डिटेल में देखेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर हम अगला में देखेंगे कि इनके वोट की काउंटिंग कैसे होती है, यानी सिंगल वोट ट्रांसफ़र कैसे होते हैं वो देखेंगे। फिर हम ओथ देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि इनके फंक्शन क्या है, इनकी ड्यूटी क्या है, इम्पीचमेंट क्या है, वीटो पावर क्या है। तो एक बड़ा वीडियो धीरे धीरे करके आपको इस चैनल पे मिलते जाएंगे। तो तब तक कि देखते रहिए, बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।